नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार हम आपको बताते हैं कृषि क्षेत्र का किस तरीके से विकास किया जा रहा है, कौन कौन सी नवीनतम तकनीकें हैं जो आपके लिए लाई जा रही हैं। तो आइए ये जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। चौथी अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2021-2022 तक 500 ग्राम होने की संभावना। और अकृषि भूमियों में चारा उत्पादन। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना वाहल और अब खबरें विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 22 नवंबर से 26 नवंबर तक किया जा रहा है। इस कांग्रेस में देश विदेश के वैज्ञानिक व किसानों के आने की संभावना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर मौसम के आधार पर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं, जिसके लिए जी जान से मेहनत करते हैं हमारे किसान तथा पोषण प्रबंधन करते हैं पूरे देश की आबादी का। किसान का ये उत्पादन और बढ़े, इसके लिए प्रयास करते रहते हैं कृषि वैज्ञानिक। इन्हीं प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 22 नवंबर से 26 नवंबर तक किया जा रहा है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छा रखने के लिए अलग अलग लोगों के तजर्बे हैं, उनको एक प्लेटफार्म पे ले आकर हमारे देश की जो समस्या हैं उनको उनके सामने एक्सपोज किया जाए और रल मिलकर एक डिस्कशन हो। और जो सक्सेस स्टोरीज दूसरे मुल्कों में हैं उनको कैसे हमारे देश में यूज़ करें, यही हमेशा हमारा पिछली जो 3 एग्रोनॉमी कांग्रेस हुई हैं इसका चिंतन हुआ। अभी जो 4th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस 22 से 26 नवंबर तक IRI के मेला ग्राउंड में आयोजन हो रही है, उसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा वैज्ञानिक लोग, कुछ प्रगतिशील किसान, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के, कुछ NGOs, पॉलिसी वाले लोग, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स वाले लोग, सभी मिलजुल कर इसमें भाग ले रहे हैं। 22 देशों से, बाहरले देशों से भी वैज्ञानिक आ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जितना भी हुज़ हू इन एग्रीकल्चर, चाहे वो रिसर्च की बात है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात है, चाहे वो पॉलिसी की बात है, चाहे वो मार्केटिंग की बात है, चाहे वो ट्रेड की बात है, इस सभी विषयों के जो विशेषज्ञ भारत में भी हैं वो सभी इसमें भाग ले रहे हैं। इस कांग्रेस में 11 संपोजिया होंगे, जिसमें खासकर पानी की समस्या को कैसे सॉल्व किया जाएगा आने वाले समय में, ज़मीन की सॉइल हेल्थ उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, जो हमारी कृषि है इसको क्लाइमेट के लिए कैसे रेजिलेंट किया जा सकेगा, कैसे डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर लाई जा सकती है, खासकर जैसे दालों की कमी हो रही है, ऑयल सीड्स की कमी हो रही है, ऐसी फसलों को विविधीकरण के थ्रू हमारे सिस्टम्स में कैसे हम ला सकें। सबसे जो बड़ी बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमने अगले 5 साल में किसान की आमदनी को दुगना करना है, इसके लिए भी हमने एक स्पेशल पैनल डिस्कशन रखा है, जिसमें के जो हमारे विशेषज्ञ होंगे वो अपने अपने विचार रखेंगे कि भारत के किसान की जो आमदनी है उसको आने वाले 5 साल में कैसे दुगना किया जाए। हमारे देश में तकरीबन 80% जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। उनको जीविका कमाने के लिए उनको सारा साल एम्प्लॉयमेंट अपने खेतों पे ही मिले और उनकी जो लागत है
उसमें कैसे कमी आए कृषि की लागत में, और कैसे उनको जैसा क्लाइमेट में चेंज आएगा उनका जो एग्रीकल्चर है उस पे इफ़ेक्ट कम हो। इसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के ऊपर भी एक सेशन रखा गया है, ताकि हम कैसे मछली पालन, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप्स, मशरूम, बी कीपिंग, सभी चीज़ें को कैसे इंटीग्रेट करें, ताकि अगर कहीं ड्राउट की सिचुएशन आए, कहीं सबमर्जेंस की सिचुएशन आए, कहीं बहुत सारे टेम्परेचर हाई की बात हो, चाहे वो कोल्ड वेव की बात हो, उसमें भी जो किसानों की फसल है, जो उसकी आमदनी है, उस पे कम से कम असर हो। हमने किसानों को, यूथ को, वैज्ञानिकों को, सीनियर लोगों को स्वामीनाथन साहब से लेकर एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस कांग्रेस का जो अल्टीमेट फायदा है वो कैसे हमारी टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचेगी, उसका भी एक बहुत बड़ा इशू लेके हम चले हैं। कृषि से जुड़ा दूसरा व्यवसाय है पशुपालन, जो कि दूध दही के रूप में लोगों को पोषण प्रदान कर स्वस्थ रखने में सहायक है। 2021 से 2022 तक दूध की उपलब्धता 500 ग्राम प्रति व्यक्ति होने की संभावना है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि डेयरी में लगे लोगों की मेहनत व सरकार के अथक प्रयासों की वजह से भारत ने दूध उत्पादन में 4.2% की औसत वृद्धि हासिल कर विश्व के 2.2% की औसत वृद्धि दर को पीछे छोड़ दिया है तथा 2015 और 16 में देश में दूध उत्पादन की वृद्धि दर 6.7% रही। हमारे देश का बहुत बड़ा भूभाग कृषि योग्य नहीं है, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधानों से अकृषि भूमि का भी इस्तेमाल कर उसमें चारा उगाने की तकनीक में सफलता प्राप्त कर ली है। पेश है ये अनुसंधान परक रिपोर्ट। हमारे देश में झांसी उत्तर प्रदेश स्थित आईसीएआर का भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में अकृषीय भूमियों में चारा उगाने की तकनीक विकसित कर ली है। इस तकनीक के बारे में जानकारी देते हुए संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने हमारे संवाददाता को बताया, भारत में लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर चारागाह हैं, लेकिन वो बहुत क्षरित अवस्था में हैं और कुप्रबंधन तथा अत्यधिक पशु दबाव के कारण उनसे होने वाली चराई से पशुओं का पोषण उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान सतत रूप से चारा वाली घासों को, जो आकृष्ट क्षेत्रों में विशेषकर गोचर भूमि, परती भूमि, बंजर भूमि, ऐसी जमीनों में इन प्रजातियों को लगाकर उन क्षेत्रों से उन चारागाहों को उन्नत किया जा सकता है। उनसे प्रति हेक्टेयर अधिक हरा चारा लिया जा सकता है और उनको संरक्षित किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत सी चारा प्रजातियाँ जैसे अंजन घास, धामन, धौलू, सेवण, इस तरह की बहुत सी घासों का संग्रह हम लोग दिखा रहे हैं और इन घासों को हम लोग वास्तविक परिस्थितियों में अर्थात वन चारागाह के मॉडल विकसित करके या परती भूमि का विकास करके या जो वाटरशेड प्रोग्राम हैं उनमें इनका समायोजन करके विकसित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं और बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं किसानों के, इसको आगे आ रहे हैं इसको अडॉप्ट करने के लिए। और ये देखा गया है कि इसमें विशेषकर केवल प्रजातियों को समावेश ही आवश्यक नहीं है, बल्कि चराई का प्रबंधन भी आवश्यक है और इनका जो संरक्षण है, जो इनका अधिक इनका जो प्रयोग किया जा रहा है उससे भी बचाने की ज़रूरत है। खेती किसानी में मौसम की अहम भूमिका होती है, इसलिए किसान भाइयों, आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप मौसम की पूर्व जानकारियों को जान लें व खेती से संबंधित कार्य शीघ्र कर लें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में देश के ऊपरी भागों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड में मौसम सर्द रहेगा। कहीं कहीं आसमान बादलों से ढका रहेगा। देश के उत्तर पूर्वी भागों में जैसे सिक्किम, आसाम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश में कई भागों में मौसम ठंडा रहेगा व दिन में धूप खिली रहेगी। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। देश के निचले व तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु व केरला में मौसम साफ रहने के आसार हैं।
खबरें खेती की में केवल इतना ही, और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आपके चिट्ठी पत्र जो हमारे पास पहुंचते हैं, यानी आपके सवाल और सुझाव जो आते हैं, उनके जवाब हम आपको दिलवाते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। और आज के हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यशवीर शिवे। किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज जो आपकी कुछ चिट्ठियां तथा ईमेल आए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान तो मैं करूंगा ही, इसके साथ साथ हर एक चिट्ठी को मैं पढ़ूंगा भी। तो सबसे पहले जो ईमेल आया है एक किसान भाई का करनाल से, उसको पढ़ता हूं मैं। मेरे खेत में अभी धान पकाई पर है, इन्हें काटकर गेहूं लगाने की सोच रहा हूं। लिखते हैं श्री आनंद कुमार जी, हरियाणा करनाल से। हाँ आनंद कुमार जी, जो करनाल से लिख रहे हैं, आप गेहूं की खेती कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि करनाल के अंदर जो है बासमती धान की खेती करते हैं और वो लंबी अवधि में पक्का तैयार होती है। तो दो तरीके से आप जो है गेहूं की खेती कर सकते हैं। एक तो आप पहले से ही जो है जीरो विधि द्वारा गेहूं की बिजाई कर सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित कर लें कि जो गेहूं की अच्छी किस्म है तथा बीज है, आप किसी प्रमाणित संस्था से ही लें, क्योंकि बीज की मात्रा जो है बहुत जरूरी होती है निर्धारित करना। इसके लिए जो है आपको 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की आवश्यकता होगी। अब बीज जो है कभी कभी तो संशोधित भी होता है। यदि संशोधित नहीं है और घर का ही बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्बनडाजिम या बावस्टीन आती है, 1 से 1.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको उपचारित कर लें। और उपचारित करने के बाद में जो है सीडिल द्वारा उसकी सीधी बिजाई भी कर सकते हैं जीरो विधि द्वारा। यदि आपकी देर से ऐसा लगता है कि आपका खेत तो और देर से खाली होगा, तो जीरो विधि द्वारा, जिसको हम सीडिल की जो जीरो सीडिल आती है, उसके द्वारा भी सोइंग कर सकते हैं। अर्थात आपको जुताई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि धान को काटकर सीधे बिजाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो सीडिल इस्तेमाल कर रहे हैं, खाद की मात्रा जो है नीचे पड़नी चाहिए बीज से, और बीज की मात्रा थोड़ी ऊपर पड़नी चाहिए। उनका आपस में संपर्क नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा लग रहा है कि आपका खेत एकदम तुरंत खाली होने वाला है, तो आप जो है उसकी 2 बार जुताई करें और जुताई करने के बाद में पलेवा करके फिर उसकी बिजाई करें, खेत को तैयार कर लें इस तरीके से। और खाद की मात्रा जो है आपको थोड़ा ज़्यादा ही डालनी होगी, अर्थात 140 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम जो है पोटास की मात्रा। और यदि आपने पहली फसल में अर्थात धान में जिंक सल्फेट नहीं डाला है, तो उसमें भी जिंक सल्फेट डालेंगे आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। नाइट्रोजन की जो 1/3 मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा तथा जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा आप बिजाई के समय बखेर कर डाल सकते हैं और बिजाई कर सकते हैं। एक दूसरे किसान भाई की चिट्ठी मध्य प्रदेश से आई है और इन्होंने लिखा है कि मैं सचिन दुबे, गांव रायसेन, मध्य प्रदेश से गेहूं चने की मिश्रित खेती करना चाहता हूं और जैविक तरीके से इसकी खेती करना चाहता हूं। सचिन दुबे जी, मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि आप जैविक खेती कर रहे हैं गेहूं चने की, तो इसके लिए जो आपको यूरिया वगैरह या किसी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि पोषक तत्वों का प्रबंधन जो मैंने आपको गोबर की गली छड़ी खाद के द्वारा तथा राइजोबियम टीका और एजोटोबैक्टर एजोस्पेरिलम का टीका बताया, उससे ही करना है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि बीज की मात्रा जो है सही होनी चाहिए। अर्थात देसी चना लगा रहे हैं तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा मिश्रित खेती में,
और यदि काबुली चना लगा रहे हैं तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा। और गेहूं की मात्रा जो मैंने बताई है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा लगेगी, लेकिन इनको लाइनों में ही लगाना है। 3 लाइनें गेहूं की लगानी है, 1 लाइन जो है चने की लगानी है। तो उसके लिए आपको लाइन में बुआई करनी है गेहूं की भी और चने की भी। तो 3 लाइन जो है आपको गेहूं की लगानी है, 1 लाइन जो है आपको चने की लगानी है। तो इस तरीके से मिश्रित खेती कर सकते हैं। लेकिन जो खाद का प्रबंधन मैंने बताया आपको, गोबर की गली सड़ी खाद द्वारा ही डालें। इसके साथ साथ जो है कुछ जो हमारे कल्चर आते हैं, जैसे कि राइजोबियम का कल्चर जो है चने में लगाएं, जिसको हम टीका, राइजोबियम का टीका बोलते हैं। और इसके लिए जो है आप आधा लीटर पानी ले लें और उसमें 250 ग्राम जो है गुड़ घोल लें और उसकी चाशनी बना लें, गर्म कर लें और 1 पैकेट लेकर राइजोबियम का उसको ठंडा करके उसमें मिलाएं। और जो आपका बीज है चने का, उसको उपचारित कर लें और उपचारित करने के लिए छाया में उपचारित करें, तभी उसकी बिजाई करें। और इसके साथ साथ गेहूं के बीज को भी आप एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर से उपचारित कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग हैं और गेहूं के अंदर जो है नाइट्रोजन को एकत्रित करते हैं वातावरण से। तो इसके भी लिए आपको आधा लीटर पानी लें और आधा लीटर पानी लेकर उसमें जो 250 ग्राम गुड़ घोल लें और उसकी चाशनी बना लें। जो चाशनी ठंडी हो जाए, एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर का आप टीका लेकर उसको मिश्रित कर लें और मिश्रित करने के बाद में उसको जो है छाया के अंदर बीज को उपचारित करें। ये जो मैंने मात्रा बताई है आपको एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर की, ये 100 किलोग्राम बीज को अर्थात 1 हेक्टेयर में बिजाई करने के लिए पर्याप्त होता है। तो इस तरीके से जो है आपको मिश्रित खेती करने से बहुत अच्छा लाभ होगा। और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप भी है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो मध्य प्रदेश के अंदर ही है और एक अच्छी पैदावार मिलेगी और अच्छा ही आपको मुनाफा प्राप्त होगा। अगली चिट्ठी आई है ग्राम फुलडारा से और लिखने वाले हैं यूपी से हरि किशन जी, और ये लिख रहे हैं कि जी मैं जौ की खेती करना चाहता हूँ, क्या कुछ खेती को करने के लिए कैसे खेत की तैयारी करनी है, खाद का प्रबंधन करना है, ताकि मुझे जो एक अच्छी पैदावार मिल सके। आपने फुलडारा गांव से लिखा है और उत्तर प्रदेश में आता है, तो जौ की खेती आप कर सकते हैं। और सबसे पहले जो है खेत की तैयारी के बारे में जैसे आपने पूछा है, खेत की तैयारी के लिए जो है या तो आपने पलेवा कर दिया होगा, यदि पलेवा नहीं कराया तो तुरंत पलेवा कर दें। और पलेवा करने के बाद में 2 से 3 बार जो जुताई करें, 2 बार जो हैरो से, 1 बार कल्टीवेटर से पाटा लगाकर समतल कर लें और फिर उसकी बिजाई करें। लेकिन बिजाई करने से पहले आप एक बीज जो है अच्छी प्रमाणित संस्था से प्राप्त करें, जैसे कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से कर सकते हैं। और कुछ संतुलित किस्में हैं आपके क्षेत्र के लिए, उन्हें ही चुनें। और उन किस्मों में जो मैं किस्में बताना चाहूँगा, किस्में इस प्रकार से हैं: NDB 1173, RD 2592, RD 2052, RD 2552, RD 2503, RD 2535, DWR 28, BH 393, K 409, प्रीति इत्यादि किस्में हैं। इनमें से किसी भी किस्म को चुन लें और बीज की मात्रा जो है आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 100 किलोग्राम लेनी है। यदि बीज उपचारित नहीं है तो उसको जो है बावस्टीन से उपचारित कर लें। 1 से 1.5 ग्राम जो दवा है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके और उसको लाइनों में लगाएं। और बुझाई की विधि जो है, या तो आप हल्के पीछे खूड में बो सकते हैं या सीडिल के द्वारा बो सकते हैं। अब आती है खाद की मात्रा। खाद जो है जौ के अंदर 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास और जिंक भी जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। और इनको डालने का सही समय ये है कि बिजाई से पहले आप जो है फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा, जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा जो मैंने बताई है उसको बिजाई से पहले डाल के मिट्टी में मिला दें और तब बिजाई करें। अगली चिट्ठी पंजाब से आई है और लिखने वाले हैं श्री जितेंद्र सिंह जी, और ये लिखते हैं कि गन्ना काटने के बाद मैं मसूर या मटर की खेती करना चाहता हूँ, क्या अभी लगा सकता हूँ? जितेंद्र सिंह जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप गन्ना काटने के बाद में मसूर तथा मटर दोनों की खेती बड़े
सफलतापूर्वक और वैज्ञानिक ढंग से अभी कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो गन्ना काटने के बाद में जो आप जुताई करेंगे तो पहली जुताई तो जो है 2 बार हैरो से करें और दूसरी जुताई जो है रोटावेटर से करें, ताकि आपके अंदर जो खेत के अंदर मूंदे बचे हुए हैं तो वो अच्छे ढंग से कट जाएं और मिट्टी के अंदर मिल जाए। और इस तरीके से जो खेत की तैयारी करके और मटर को या मसूर को लाइनों में लगाना चाहिए। उसकी बीज की मात्रा जो है 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है और मटर की जो है उसकी मात्रा जो है करीब 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगती है। इसको जो है आप सीडील द्वारा भी बुआई कर सकते हैं या हल के पीछे भी बुआई कर सकते हैं। अब बात यह है कि खाद का प्रबंधन कैसे करना है। तो खाद का प्रबंधन करने के लिए दोनों, क्योंकि दाल वाली फसलें हैं, नाइट्रोजन की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है, लेकिन जो फास्फोरस है उसकी मात्रा 50 से 60 किलोग्राम दोनों फसलों के लिए, और पोटास की मात्रा 40 से 50 किलोग्राम। और इन दोनों मात्राओं को जो है आप बिजाई से पहले खेत में डाल दें। और इसके साथ साथ जो है जो मसूर तथा मटर है, इन दोनों का बीज पर राइजोबियम का टीका भी लगाना जरूरी होता है। तो इस तरीके से जो है आपको जो वातावरण से नाइट्रोजन इकट्ठा करने वाले जीवाणु हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो मसूर तथा मटर के अंदर जो है नाइट्रोजन जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूर्ति करते हैं। तो इस तरीके से एक सफलतापूर्वक आप गन्ना काटने के बाद में मसूर तथा मटर की खेती कर सकते हैं। अगली चिट्ठी आई है मेरठ उत्तर प्रदेश से और छज्जीपुर विलेज से लिखने वाले हैं श्री लखन लाल जी। ये लिखते हैं कि हरे चारे के लिए क्या लगाऊं ताकि बरसिम के बाद पशुओं के लिए हरा चारा मिलता रहे। इसके लिए जई या रिजका लगाने की सिफारिश करते हैं हम, क्योंकि जई और जो रिजका है ये जो है हमको थोड़ा गर्मी के मौसम में भी हरा चारा देते हैं और इसके लिए अभी समय आने वाला है, बस आप लगा सकते हैं। जई तो चल रहा है, समय लगा सकते हैं। जई के तो 2-3 कटाई कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से जई को लगाने के लिए जो भी वैरायटी आपके क्षेत्र के लिए संतुलित है उसका चुनाव करें और बीज की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। और इसके साथ साथ रिजके की जो मात्रा है वो तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पर्याप्त होती है। इनको जो है आप बिजाई करने के लिए सुनिश्चित कर लें कि पलेवा करके ही बिजाई करें और जई की जो बिजाई लाइनों में करें। रिजके को जो है आप बखेर कर और पानी भर लें और फिर जो है गाज चला दें, हल्की सी झांबा वगैरह बोलते हैं जिसको हम, अर्थात किसी पेड़ का कुछ टहनी वगैरह काट कर उसको चला दें ताकि हल्की सी मिट्टी में वो मिल जाए। तो इस तरीके से जो है आप जई तथा रिजके की खेती कर सकते हैं। अगली चिट्ठी आई है राजस्थान से और लिखने वाले हैं लल्लू प्रसाद जी, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। और वो लिखते हैं कि मैंने सरसों की फसल लगा रखी है, लगभग 30 दिन की हो गई है और मैं क्या सस्य क्रियाएं करूं ताकि मुझे भरपूर उत्पादन सरसों की फसल से मिल सके। इस समय जो है सबसे पहले आप जो भी अधिक पौधे हैं उन्हें निकाल दें और कमज़ोर पौधे हैं उन्हें निकाल दें। थिनिंग की क्रिया कहते हैं हम इसको, तो उसको करें। उसको करने के बाद में जो है आप अधिक पौधे निकल जाएं तो पानी अवश्य दे दें। 1 महीने की फसल हो जाने पर सरसों की फसल को पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी लगाएं, लेकिन पानी जो है हल्का लगाएं, पानी ज़्यादा भर के न लगाएं, क्योंकि सरसों की फसल को पहला पानी जो है हल्का ही लगाना चाहिए। यदि ज़्यादा पानी लगाएंगे तो उसका इतना ज़्यादा प्रभाव अच्छा नहीं होता है, बल्कि हल्का पानी देंगे तो उसका प्रभाव अच्छा होता है और फसल जो है हमारी अच्छी ग्रोथ लेती है, वृद्धि करती है। उसके साथ साथ जो है उसमें पत्तियाँ आती हैं और ब्रांचेज निकलनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद जब आपकी फसल पानी देने के बाद में 8 से 10 दिन हो जाएं और कुछ पैर सारने लायक हो जाए, अर्थात आप घूमना फिरना शुरू कर दें, तो कसोला लेकर या खुरपी लेकर जो है उसमें एक बार जो है खरपतवार नियंत्रण करें। और इस तरीके से करने से जो है एक नमी की पत्ती बन जाएगी, ताकि आपका नमी में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कम होगा और नमी संरक्षित रहेगी। तो इस तरीके से आप यदि सस्य क्रियाएं अर्थात पानी देंगे और जो है उसके बाद में खरपतवार नियंत्रण करेंगे और जब बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है उसको भी जो है आपको पहला पानी देने के बाद में देना होता है, लेकिन जब आप निकाई गुड़ाई कर लें तभी दें, ताकि जो है आपकी फसल में एक अच्छा प्रभाव पड़े और खरपतवार निकल जाएंगे तो खरपतवार जो है उस नाइट्रोजन को नहीं लेंगे।
तो इस तरीके से जो इस समय मैंने 3 क्रियाएं बताई हैं, अर्थात पानी देना और जो अधिक पौधे हैं उन्हें निकालना और खरपतवार नियंत्रण करना और इसके साथ साथ बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा, तो ये शस्य क्रियाएं करेंगे तो आपको एक भरपूर उत्पादन सरसों की फसल से प्राप्त होगा। तो इन सब के बाद मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, फिलहाल के लिए कृषि दर्शन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।